प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज मध्य प्रदेश को देंगे विकास की सौगात। राज्य में 50,000 प्रधानमंत्री आज छत्तीसगढ़ का भी करेंगे दौरा। राज्य में करीब 6,350 करोड़ रुपए की रेल क्षेत्र की महत्वपूर्ण परियोजनाएं राष्ट्र को करेंगे समर्पित। पीएम रायगढ़ में एक जनसभा को भी करेंगे संबोधित। संसद के विशेष सत्र का प्रस्तावित एजेंडा जारी। आजादी के 75 सालों पर संविधान सभा से लेकर आज तक की उपलब्धियों पर होगी चर्चा। इसके अलावा 4 विधेयकों को भी दोनों सदनों में किया जाएगा पेश। मुंबई में आज से शुरू होगी चौथी G20 वैश्विक भागीदारी बैठक। 3 दिवसीय बैठक में डिजिटल वित्तीय समावेशन पर होगी चर्चा। वहीं वाराणसी में जारी चौथी G20 सतत वित्त कार्य समूह की बैठक का आज अंतिम दिन। हिंदी दिवस के अवसर पर आज देश भर में कई कार्यक्रमों का आयोजन। हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के साथ साथ सरकारी कामकाज में हिंदी के प्रयोग को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से आज पुणे में 3रे अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का आयोजन। और अंतर्राष्ट्रीय खबरों में लीबिया में डेनियल तूफान और बाढ़ ने मचाई भयंकर तबाही। बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 5,000 के पार। करीब 10,000 लोग लापता। बड़े पैमाने पर राहत और बचाव अभियान जारी। और खेल की खबरों में एशिया कप में सुपर 4 के आखिरी मुकाबले में आज पाकिस्तान और श्रीलंका होंगे आमने सामने। मुकाबले में जीत हासिल करने वाली टीम की भारत के साथ होगी खिताबी भिड़ंत। नमस्कार, डीडी न्यूज पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं भावना नैयर और सुर्खियों के बाद अब खबरें विस्तार से जानते हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को आज विकास की कई सौगातें मिलेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इन राज्यों का दौरा करेंगे। पीएम छत्तीसगढ़ में कई महत्वपूर्ण रेल परियोजनाएं और स्वास्थ्य संबंधी परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। वहीं मध्य प्रदेश में 50,700 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के दौरे पर जाएंगे। प्रधानमंत्री छत्तीसगढ़ में लगभग 6,350 करोड़ रुपए की कई महत्वपूर्ण रेल परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इन परियोजनाओं में छत्तीसगढ़ पूर्व रेल परियोजना चरण 1, चंपा से जमगा के बीच 3री रेल लाइन, पेंड्रा रोड से अनूपपुर के बीच 3री रेल लाइन और तलाई पल्ली कोयला खदान को एनटीपीसी लारा सुपर थर्मल पावर स्टेशन से जोड़ने वाली प्रणाली शामिल है। पैसेंजर ट्रेन्स भी दौड़ाने का इस पर ये है गवर्नमेंट का विचार है और ये बहुत बड़ी एक उपलब्धि ये है। एक तो बहुत ही ज़्यादा ट्राइबल एरियाज है इस इलाके में और उन लोग के लिए जब ये रेल कनेक्टिविटी मिलेगी, पैसेंजर ट्रेन्स जब मिलेगी, उससे भी उनको बहुत ज़्यादा पूरे प्रदेश को, इस रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट को ओवरऑल बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 लाख सिकल सेल परामर्श कार्ड का वितरण भी करेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री छत्तीसगढ़ के 9 जिलों में 50 बिस्तरों वाले क्रिटिकल केयर ब्लॉक की आधारशिला भी रखेंगे। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन के तहत कुल 210 करोड़ रुपए की लागत से 9 क्रिटिकल केयर ब्लॉकों का निर्माण किया जाएगा। रायगढ़ में अभी फ़िलहाल में जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं वो 9 मेडिकल कॉलेजेस के लिए क्रिटिकल केयर ब्लॉक की शिलान्यास करने जा रहे हैं, जिससे 50 बिस्तर का क्रिटिकल केयर ब्लॉक बनेगा सभी मेडिकल कॉलेजेस में, जहां पर आईसीयू से भी बेहतर सुविधाएं मिलेंगी और क्रिटिकल जो मरीज़ हैं जिनको पॉकेट से बहुत खर्च करना पड़ता है वो सारा खर्च भी बचेगा। उससे भी ऊपर में है कि मरीज़ों की जान बच जाएगी, जिसके लिए कि अभी हम सोच भी नहीं सक रहे हैं।
वहीं प्रधानमंत्री मध्य प्रदेश के सागर जिले की बीना रिफाइनरी के विस्तारीकरण की आधारशिला भी रखेंगे। पीएम मोदी बीना रिफाइनरी में पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स का भूमि पूजन भी करेंगे। इस अत्याधुनिक रिफाइनरी को लगभग 49,000 करोड़ रुपए की लागत से विकसित किया जाएगा। ये लगभग 1200 KTPL किलो टन प्रति वर्ष एथेनिल और प्रोपिलीन का उत्पादन करेगी, जो कपड़ा, पैकेजिंग, फार्मा जैसे विभिन्न क्षेत्रों के लिए एक महत्वपूर्ण घटक हैं। प्रधानमंत्री के आने से मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है और हमारे देश की उन्नति पे है, और जो रिफाइनरी बन रही हिमायत है, सबको इससे लाभ मिलेगा। हम लोगों को यहाँ रोजगार देके जा रहे हैं, हमें बड़ी खुशी की बात है। हम लोगों के लिए तो बहुत बड़ी सौगात है कि जिसमें अभी भी हम लोगों की ज़मीनें काफ़ी कीमती हो गई। कहने का मतलब है 10,000 की एकड़ थी जो ज़मीन, आज की रेट में 1 करोड़ की 1 एकड़ है। हम लोगों को बहुत खुशी है कि हमारे बीना क्षेत्र में प्रोजेक्ट ला रहे हैं, बहुत खुशी की बात है हम लोगों के लिए। बीना रिफाइनरी के विस्तारीकरण से न सिर्फ भारत पेट्रोकेमिकल के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनेगा, बल्कि $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को पाने में ये रिफाइनरी मील का पत्थर साबित होगी। वहीं प्रधानमंत्री नर्मदापुरम जिले में विद्युत और नवीकरणीय ऊर्जा विनिर्माण क्षेत्र में 10 परियोजनाओं की आधारशिला भी रखेंगे। इसमें इंदौर में 2 IT पार्क, रतलाम में 1 मेगा औद्योगिक पार्क और पूरे मध्य प्रदेश में 6 नए औद्योगिक क्षेत्र शामिल हैं। सागर से आदित्य श्रीवास्तव और रायगढ़ से अभिषेक सिंह की रिपोर्ट, DD न्यूज। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ आज राजस्थान के दौरा करेंगे। इस एक दिवसीय यात्रा में वे जयपुर, टोंक और अजमेर में विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। उपराष्ट्रपति जयपुर में बांध सुरक्षा पर आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में मुख्य अतिथि के तौर पर भाग लेंगे, जिसके बाद वे जोबनेर स्थित श्री करण नरेंद्र कृषि महाविद्यालय के स्थापना दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लेंगे। अपनी इस एक दिवसीय यात्रा के दौरान उपराष्ट्रपति किशनगढ़ मार्बल एसोसिएशन का भी दौरा करेंगे। और अब खबर संसद के विशेष सत्र की। केंद्र सरकार ने 18 से 22 सितंबर तक होने वाले संसद के विशेष सत्र का प्रस्तावित एजेंडा जारी कर दिया है। इसके मुताबिक पहले दिन लोकसभा और राज्यसभा में 75 सालों में संसद की यात्रा पर चर्चा होगी। इस दौरान संविधान सभा से लेकर आज तक की संसदीय यात्रा पर चर्चा होगी। वहीं सत्र के दौरान 4 विधेयकों को भी दोनों सदनों में पेश किया जाएगा। एजेंडे में 4 बिलों में एडवोकेट बिल, प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ पीरियोडिकल बिल 2023, पोस्ट ऑफिस बिल और चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर बिल का जिक्र है। संसद के विशेष सत्र से पहले 17 सितंबर को सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई है। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि संबंधित नेताओं को आमंत्रण भेजे गए हैं। संसद का विशेष सत्र 17 से 22 सितंबर तक चलेगा। और बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आज हिंदी दिवस है। 14 सितंबर यानी कि आज हिंदी दिवस मनाया जा रहा है। हिंदी सिर्फ भाषा या संवाद का ही भारतीय के बीच सामाजिक और सांस्कृतिक सेतु भी है। चाइनीज और अंग्रेजी के बाद हिंदी दुनिया की सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा है। भारत सरकार हिंदी को लोकप्रिय बनाने और सरकारी कार्यालयों में बढ़ावा देने पर विशेष जोर दे रही है। हिंदी जन जन की भाषा और हिंदी दिवस हर भारतीय के लिए गर्व का दिन है। पूरे देश के स्कूलों, कॉलेजों और सरकारी कार्यालयों में हिंदी दिवस बेहद उत्साह और जोश के साथ मनाया जा रहा है। हिंदी सिर्फ हमारी मातृभाषा ही नहीं बल्कि यह राष्ट्रीय अस्मिता और गौरव का प्रतीक है। हिंदी ही है जो धर्म, जाति, भाषा, संस्कृति की विविधताओं के फासले को खत्म कर देती है। हिंदी अलग अलग क्षेत्रों के लोगों के दिल की दूरियां मिटाकर सभी को एकता के सूत्र में बांधे रखती है। आज़ादी के बाद हिंदी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से हिंदी दिवस को मनाने की शुरुआत हुई। महात्मा गांधी ने हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने को कहा था। हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा नहीं है, लेकिन इसे भारत की राजभाषा जरूर मानी गई है। केंद्रीय हिंदी संस्थान हिंदी को बढ़ावा देने के लिए हिंदी पखवाड़े का आयोजन करता है। इस दौरान व्याख्यानमाला आयोजित की जाती है और हिंदी में शुद्धता लाने पर जोर रहता है। हम हिंदी व्याख्यानमाला चलाते हैं। उस व्याख्यानमाला के अंतर्गत हिंदी को किस तरह से बढ़ावा दें, हिंदी में कितनी शुद्धता लाएं, इन सब चीज़ों पर हमारा ध्यान रहता है।
और इन सब चीज़ों को ध्यान में रख करके हम उनका पूरा एक कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करते हैं और उस कार्यक्रम के तहत हम उस कार्य को क्रियान्वित करते हैं। हिंदी की लोकप्रियता देश ही नहीं विदेशों में भी बढ़ती जा रही है। केंद्रीय हिंदी संस्थान में बड़ी संख्या में विदेशों से भी विद्यार्थी पढ़ने आते हैं, जिन्हें हिंदी तो सिखाई जाती है, साथ ही भारत की संस्कृति और सभ्यता की जानकारी भी दी जाती है। हमारे यहाँ विदेशी विद्यार्थी आते हैं पढ़ने के लिए। वो अलग अलग देशों से आते हैं, अलग अलग उनका एक लेवल रहता है, स्तर रहता है। उस स्तर पर हम उनकी परीक्षा लेकर के प्रवेश परीक्षा लेकर उन्हें उनकी कक्षाएं निर्धारित करते हैं और उन कक्षाओं से के द्वारा हम उन्हें हिंदी का ज्ञान देते हैं और केवल हिंदी का ही ज्ञान नहीं देते हैं, भारत की संस्कृति, अध्यात्म, इन सब के बारे में उन्हें रूबरू कराते हैं। आज के समय में हिंदी भाषा का सरकारी कामकाज में इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है। हिंदी सिर्फ भाषा ही नहीं बल्कि हमारी पहचान है। हम जितनी सुंदर अभिव्यक्ति अपनी भाषा में कर सकते हैं, उतनी दूसरी भाषा में नहीं कर सकते। सभी को हिंदी दिवस की शुभकामनाएं। रजनीश त्रिपाठी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टीटी न्यूज़। वित्तीय समावेशन पर चौथी G20 वैश्विक भागीदारी बैठक GPFI आज से 16 सितंबर तक मुंबई में आयोजित की जाएगी। बैठक में G20 सदस्य देशों, विशेष आमंत्रित देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के 50 से अधिक प्रतिनिधि भाग लेंगे। बैठक में भारत की G20 की अध्यक्षता के तहत डिजिटल वित्तीय समावेशन और SME वित्त के क्षेत्रों में वित्तीय समावेशन एजेंडा पर चल रहे काम पर चर्चा होगी। बैठक से पहले आज सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों MSME को सक्रिय करने के लिए डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे पर एक संगोष्ठी आयोजित की जाएगी। संगोष्ठी में MSME के तेजी से बढ़ते वित्तीय समावेशन में DPI की भूमिका पर चर्चा की जाएगी। इस बैठक से अलग डिजिटल और वित्तीय साक्षरता के माध्यम से उपभोक्ताओं को सशक्त बनाने पर एक संगोष्ठी 16 सितंबर को आयोजित की जाएगी। बैठक में भाग लेने वाले सभी लोग मुंबई में कन्हेरी की गुफाएं भी देखने जाएंगे। और वाराणसी में जारी चौथी G20 सतत वित्त कार्य समूह की बैठक का आज दूसरा और अंतिम दिन है। 2 दिवसीय बैठक में G20 सदस्य देशों, विशेष आमंत्रित देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के 80 से अधिक प्रतिनिधि शामिल हो रहे हैं। आज G20 सदस्यों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का फोकस एरिया जैसे अंतर्राष्ट्रीय वित्त संस्थाएं, सार्वजनिक वित्त और प्रोत्साहन से जुड़े मुद्दों में अब तक हुई प्रगति पर चर्चा होगी। वहीं पहले दिन प्रतिनिधियों ने फोकस क्षेत्रों जैसे बाजार, विकास और स्थिरता लक्ष्यों के लिए निवेश से जुड़े क्षेत्रों में प्रगति को लेकर अपने विचार प्रस्तुत किए। केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने दिल्ली में स्किल इंडिया डिजिटल पोर्टल लॉन्च किया, जो एक व्यापक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। इस मौके पर कौशल विकास और उद्यमिता और इलेक्ट्रॉनिक्स IT राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर और मंत्रालय के सचिव अतुल कुमार तिवारी भी मौजूद रहे। क्या खासियत है इस डिजिटल प्लेटफॉर्म की, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। दिल्ली के कौशल भवन में केंद्रीय शिक्षा, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने स्किल इंडिया डिजिटल पोर्टल लॉन्च किया। कौशल विकास को तकनीक के सहारे देश भर में पहुंचाने के साथ ही कुशलता को सार्थक बनाने के लिए कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने यह कदम उठाया है। अपनी बजट घोषणा को साकार करते हुए सरकार ने स्किल इंडिया डिजिटल पोर्टल बनाया है। यह ऐसा प्लेटफॉर्म होगा जहां देश की विभिन्न भाषाओं में कौशल प्रशिक्षण कराया जाएगा। पोर्टल रोजगार दिलाने में भी युवाओं के लिए मददगार साबित होगा। हमारे देश में लगभग 30 करोड़ स्टूडेंट है जो क्लास 1 से लेके हाई एंड रिसर्च तक पढ़ते हैं। लेकिन अगर हम 15 साल के ऊपर वाले आयु वर्ग के स्टूडेंट और यूथ्स को लें, उनके लिए ये पोर्टल काम पे आएगा। जो लोग ऑलरेडी काम पे हैं, भारत की जो एग्जिस्टिंग वर्कफोर्स है उनको अपस्किल, रिस्किल करने की आवश्यकता है। बदलते हुए परिस्थिति में सभी को नया प्रोसेस में जाना पड़ेगा। जो आज पढ़ते हैं, जो जॉब मार्केट में जाना चाहते हैं, जो जॉब मार्केट में है, सभी के लिए स्किल इंडिया डिजिटल का ये पोर्टल एक बहुत बड़ा फायदा लेके आएगा। ये मंच उन लाखों युवाओं की आकांक्षाओं और सपनों का प्रतीक है जो बेहतर अवसर और उज्जवल भविष्य चाहते हैं, क्योंकि ये पहल उद्योग से जुड़े कौशल विकास पाठ्यक्रम, नौकरी के अवसर और उद्यमिता में सहायता प्रदान करेगा। We have launched
in the backdrop of the G20, where the world's nations have recognized Prime Minister Narendra Modi ji's visionary work on DPIs. Today we have launched yet another DPI, which is the Skill India Digital DPI, which is a digital public infrastructure that is going to be transformational for and aimed at creating a better future for our youth. As you know, both Digital India and Skill India are visions of our Prime Minister that are aimed at creating a better future for our youth. ये डिजिटल प्लेटफॉर्म कौशल विकास, शिक्षा, रोजगार और उद्यमिता के इकोसिस्टम को मजबूत करेगा। पोर्टल पर विभिन्न भाषाओं में लर्निंग कंटेंट उपलब्ध होंगे। इसकी खासियत ये है कि इससे युवा अपने मोबाइल के जरिए ही KYC और OTP के जरिए पंजीकरण करके किसी भी विधा और भाषा में ऑनलाइन प्रशिक्षण प्राप्त कर सकेंगे। इस पोर्टल से सरकार के विभिन्न विभाग, औद्योगिक संगठन, औद्योगिक इकाइयों और प्रशिक्षकों को भी जोड़ा गया है। स्किल इंडिया डिजिटल एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो अनेक मौके प्रदान करता है। यहाँ न केवल अपना कौशल दिखा बता और निखारा जा सकता है, बल्कि इसमें रोजगार की भी अनेक संभावनाएं सृजित होती हैं। कैमरामैन महेश शर्मा और राजकुमार के साथ गिरीश निशाना, DD न्यूज, दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगामी 17 सितंबर से विश्वकर्मा योजना की शुरुआत करेंगे। इस योजना से पारंपरिक कौशल वाले लोगों को फायदा मिलेगा, साथ ही ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। इसे लेकर कारीगरों और शिल्पकारों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। झारखंड के रांची और खूंटी जिले के लोग भी बेसब्री से योजना के शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं। आइए देखते हैं खास रिपोर्ट। ये है खूंटी के दीपक शर्मा, जो सोने चांदी का व्यापार करते हैं और ग्रामीण क्षेत्रों के हाट बाजार में घूम घूम कर गहनों को बेचते हैं। इससे किसी तरह इनका जीवन यापन तो हो जाता है, लेकिन भविष्य को लेकर एक अनिश्चितता हमेशा बनी रहती है। लेकिन जब से इन्हें प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के शुरू होने की जानकारी मिली है, तब से उम्मीद की एक नई किरण जगी है। हमारा जो कारीगर वर्ग का समाज है, उनको ये चीज बहुत फायदा करेगा और हम दिल से शुक्रिया करेंगे जो हम गरीब कारीगरों लोगों के लिए उन्होंने इतना सोचा। दीपक शर्मा का कहना है कि पुश्तैनी धंधे के लिए महाजनों से ऊंचे ब्याज दर पर पूंजी लेकर काम करने से कर्ज का बोझ बढ़ता जाता था और मुनाफा भी कम होता था, लेकिन अब वो ज्यादा मुनाफा कमा सकेंगे। पहले महाजनों से पैसा लेके हम लोग काम करते थे, लेकिन अब वो महाजन वाला हमारा सिस्टम ही खत्म हो गया। अब हम लोग डायरेक्ट बैंक से पैसा लेते हैं, 5% पे पैसा लेते हैं। वो हमको लोग के लिए बहुत फायदा होता है। हमारा सालों भर का कमाई हो जाता है इन सब चीज़ों से। अब हम अपने आप में आत्मनिर्भर हैं। वहीं रांची में पिछले 30 वर्षों से फैब्रिकेशन के काम में जुड़े अयोध्या प्रसाद सिंह का कहना है कि योजना से प्रशिक्षण के साथ साथ बैंक ऋण की सुविधा मिलने से कारीगरों के जीवन में भी बड़ा बदलाव आएगा। ये योजना हर निचले तबके के इस व्यवसाय से जुड़े हुए लोगों का बहुत बड़ा उन्नति का कारक है। रांची के बाकी कारीगरों को भी इस बात की उम्मीद है कि वो अपने हुनर के दम पर आत्मनिर्भर बन सकेंगे। ये जो विश्वकर्मा योजना शुरू होने जा रहा है, वो प्रधानमंत्री योजना के तहत हो रहा है। इसलिए हम लोगों को आशा है कि इस योजना का लाभ हम लोग को प्राप्त हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 17 सितंबर को जो लॉन्च कर रहे हैं विश्वकर्मा योजना, बहुत खुशी की बात है। हम ये गरीब के उत्थान के लिए बहुत अच्छा होगा। सभी विश्वकर्मा समाज के लिए और भी जो हथकरघे लोग हैं, जो काम करने वाले हैं, हाथ से काम करने वाले, बढ़ई हैं, लोहार हैं, ये सब जो है उनके लिए बहुत बड़ा योगदान होगा और उनके लिए अच्छा रहेगा। पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत 30 लाख पारंपरिक कारीगरों को प्रत्यक्ष रूप से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। कारीगरों को उम्मीद है कि योजना से व्यापार करने में आसानी होगी, जिससे वे आर्थिक रूप से सशक्त हो पाएंगे। रांची से कर्मवीर के साथ खूंटी से दिवाकर कुमार और ज्योत्सना की रिपोर्ट, DD न्यूज। और अब अंतर्राष्ट्रीय खबरों की बात करते हैं। लीबिया में विनाशकारी बाढ़ से मरने वालों की संख्या 5000 से अधिक हो गई है। सरकारी अधिकारी ने बताया कि इसमें मरने वालों की संख्या बढ़ने की आशंका है, क्योंकि पूर्वी शहर डेरना में भारी बाढ़ के बाद खोज और बचाव दल को लगातार शव मिल रहे हैं। तूफान डेनियल के दौरान बांध टूटने के बाद रविवार रात डेरना शहर में सुनामी जैसी बाढ़ के हालात बन गए। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस और रेड क्रिसेंट सोसाइटीज के अनुसार बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लगभग 40,000 लोगों के विस्थापित होने का अनुमान है, जबकि कम से कम 10,000 लोग अब भी लापता हैं।
और देखते हैं कि खेल की खबरों में क्या है। एशिया कप में सुपर 4 के आखिरी मुकाबले में आज पाकिस्तान और श्रीलंका आमने सामने होंगे। आज का मैच टूर्नामेंट के फाइनल में पहुंचने के लिहाज से अहम है। जो भी टीम जीतेगी वो सीधे फाइनल में पहुंचेगी और हारने वाली टीम टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगी। ऐसे में आज का मैच में पाकिस्तान और श्रीलंका के सामने करो या मरो की स्थिति होगी। जीतने वाली टीम भारत के साथ फाइनल मैच खेलेगी। भारत ने शान के साथ एशिया कप के फाइनल में जगह बना ली है, लेकिन अब 17 सितंबर को टीम इंडिया से टक्कर लेने के लिए कौन सी टीम सामने होगी, इस बात का फैसला पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच होने वाले सुपर 4 के मुकाबले से होगा, जहां जीत फाइनल में पहुंचाएगी और हार टूर्नामेंट से बाहर का रास्ता दिखाएगी। तो जाहिर तौर पर पाकिस्तान और श्रीलंका दोनों को मालूम है कि उनके लिए यह मुकाबला नॉकआउट जैसा रहने वाला है। पाकिस्तान की बात करें तो टीम की गेंदबाजी उसकी ताकत रही है, खासकर शाहीन शाह अफरीदी, लेकिन हारिस रऊफ और नसीम शाह की चोट ने टीम की दिक्कतों को बढ़ा दिया है। वैसे बल्लेबाजी में बाबर आजम का क्या कहना। बाबर आजम ने पिछले 10 मुकाबलों में 50.33 की औसत से 453 रन बनाने में कामयाबी हासिल की है, तो वहीं सलामी बल्लेबाज इमामुल हक ने पिछले 8 मैच में 49.57 की औसत से 347 रन बनाए हैं। उधर श्रीलंका की बात करें तो इस टीम ने भारत के खिलाफ गेंदबाजी में फिरकी का जो जाल बिछाया, उससे टीम को एक नई ऊर्जा मिली है। दुनित विलालागे की फिरकी पाकिस्तान के बल्लेबाजों के लिए भी बड़ी मुसीबत बन सकती है। वैसे श्रीलंका की टीम लगातार 13 मुकाबले जीतने के बाद भारत के खिलाफ वनडे क्रिकेट में कोई मुकाबला हारी है। ऐसे में टीम बदलाव करे इसकी उम्मीद कम ही है। आंकड़ों की बात करें तो श्रीलंका और पाकिस्तान के बीच अब तक 155 वनडे मैच खेले गए हैं, जिसमें 92 मुकाबले पाकिस्तान ने और श्रीलंका ने 58 मैच जीते हैं। एक मैच टाई रहा है, जबकि 4 मैचों का कोई नतीजा नहीं निकल पाया। कुल मिलाकर दोनों टीमें इस मुकाबले को जीतने के लिए एड़ी चोटी लगा देंगी। ऐसे में जीत किधर भी जाए, फैंस को रोमांचक मुकाबला जरूर देखने को मिलेगा। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। और भारत की त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद की भारतीय महिला युगल जोड़ी आज हांगकांग ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के प्री क्वार्टर मैच खेलेंगी। भारतीय जोड़ी का सामना इंडोनेशियाई जोड़ी से होगा। भारत की तनिषा क्रास्टो और अश्विनी पोनप्पा की जोड़ी ने हांगकांग ओपन बैडमिंटन प्रतियोगिता के महिला युगल प्री क्वार्टर फाइनल में कोर्ट पर उतरेंगी। अंतिम 16 में भारतीय जोड़ी का सामना जापानी जोड़ी से होगा। और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगला कार्यक्रम होगा नया सवेरा। मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।